हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांत्वना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ रीतिकाल के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, रीतिकाल में मैंने आपको रीतिकाल के जितने भी जो छिपी हुई बातें हैं पीछे, उसकी बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों के बारे में बता दिया था। इनकी पहचान आप कैसे करते हैं उसके लिए ट्रिक्स भी दे दी थी। इसके अलावा रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं, सबकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक्स भी मैंने आपको दे दी थी। तो रीतिकाल में मैंने इतना करा दिया। मेरी रीतिकाल की ट्रिक जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन रीतिकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कॉम्पिटिशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज 10 बजे हम लाइव क्लासेस लेंगे रीतिकाल की, तो उसमें क्या होगा, देखिए, जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगर जान लेंगे तो आपको उत्तर देने में भी सुविधा होगी। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं रीतिकाल की ओर, ठीक है। ये भी मैं रीतिकाल के प्ले लिस्ट में ये जो है क्रमबद्ध तरीके से लगा दूंगी, ये वाले जो वीडियोज़ हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में, देखिए हिंदी साहित्य का मध्यकाल था। मध्यकाल के दो भाग कर देते हैं हम, एक भक्तिकाल और एक रीतिकाल। तो भक्तिकाल जो है वो पूर्व मध्यकाल कहलाता है, जबकि रीतिकाल जो है वो उत्तर मध्यकाल कहलाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल हो गया ना रीतिकाल। तो उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। तो इसका नाम, रीतिकाल का नाम अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। जबकि इसका रीतिकाल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नाम दिया। जबकि कला काल जो है वो रसाल ने कहा, ठीक है। कला काल किसने कहा? रसाल ने। तो इस तरह से ये आप फैक्ट्स याद कर सकते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। अब रीति शब्द पर आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रीति जो शब्द है, इसके प्रमुख आचार्य जो हैं इस रीति संप्रदाय के, वो हैं बामन, ठीक है। बामन के बारे में मैंने आपको पहले मेरे जो वीडियोज़ है उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो बामन ने कहा विशिष्टा पद रचना रीति, ठीक है। बामन ने ये कहा कि अगर हम किसी विशिष्ट पद को लेकर रचना कर रहे हैं, जैसे कि रीतिकाल के कवियों ने करा, किसी ने अलंकार लिखे, किसी ने छंद पर अपना काव्य लिखा, किसी ने जो है रस पर अपना काव्य लिखा, तो विशिष्ट पद रचना पर अगर लिखा जा रहा है कुछ, तो वो रीति कहलाती है, ठीक है। रीति का अर्थ क्या होता है, रीति क्या होती है, ये आप मेरे रीतिकाल के वीडियो में देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगी कि रीति होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स करवाने हैं आगे, आप वहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं वक्रोक्तिवादी आचार्य कुंतक। देखिए, आचार्य कुंतक ने कहा रीति का अर्थ क्या बताया? कवि प्रस्थान हेतु, ठीक है। उन्होंने रीति का अर्थ बताया कवि प्रस्थान हेतु, अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली, यानी कवि जो अपना कर्म करता है, ठीक है। कवि जो है वो काव्य की तरफ जो प्रस्थान करता है और उसी को अपना कर्म बना लेता है, तो इस रीति को क्या कहते हैं? इस रीति को हम कहते हैं रीति, ठीक है। इस तरीके को हम कहते हैं रीति, ठीक है। आचार्य कुंतक ने जो है ये बात कही थी कि कवि प्रस्थान हेतु, ठीक है। फिर आचार्य भोज ने रीति के विषय में कहा कि रीति को काव्य मार्ग, यानी काव्य को लिखने का मार्ग, काव्य को लिखने का तरीका, ठीक है। ये काव्य मार्ग किसने कहा? भोज ने। जबकि आनंदवर्धन ने कहा वाच्य वाचक चारुत्व हेतु, ठीक है। वाच्य यानी कि देखिए, वाचक कौन होता है? जो कविता को कहने वाला है। और वाच्य कौन होता है? वाच्य कौन होता है? जो कविता कही जा रही है। तो उन दोनों के चारुत्व के लिए, यानी उन दोनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या होती है? रीति, ठीक है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार अब बहुत हो गया, लक्षण ग्रंथों में ये प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो रीति ग्रंथ, जैसे अगर कोई भी काव्य रचना संबंधी नियमों पर और सिद्धांतों पर अगर विवेचन किया जा रहा है तो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी भी, जैसे रस, छंद, अलंकार, इन पर कोई भी काव्य लिखा जाता है तो उसे रीति ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि वो किसी रीति पर लिखा जाता है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। चिंतामणि ने कहा कि भाई रीति तो काव्य का नेचर होता है, ठीक। जिस रीति से काव्य लिखा जाएगा वो उसका स्वभाव होता है, ठीक है। वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित्र, तो रीति स्वभाव है, ठीक है, काव्य का। देव कवि ने इसे काव्य का द्वार कहा है। देव कवि ने क्या कहा? काव्य का द्वार। ताते पहले वर्णीय काव्य द्वार रसनी रीत, ठीक है। उन्होंने काव्य का द्वार कह दिया देव कवि ने। तो काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी देखिए, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, ठीक है। तो रीति जो है वो सुभाषा, कविता की सुभाषा के अंतर्गत आती है। और देखिए, ये चिंतामणि ने जो है ये दिया था, ठीक। और देखिए, तो वर्णत बुध अनुसार, यानी विधि के अनुसार जिस तरह से वर्णित किया जाता है काव्य को, तो उस भाषा को रीति कहा जाता है। ये चिंतामणि ने कहा। देव ने कहा अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ठीक है। अपनी अपनी रीति से काव्य लिखा जाता है और कवि की वो रीति होती है, तो ये देव ने कहा।
फिर है सोमनाथ ने कहा, छंद रीति समझे नहीं बिनु पिंगल के ज्ञान। पिंगल किसको कहते हैं? जो सुंदर भाषा होती है, अच्छी भाषा होती है, उसको पिंगल कहा जाता है, जो ब्रज भाषा बनी है आगे चल के। तो उन्होंने कहा कि जो सुंदर अच्छी भाषा के बिना छंद का ज्ञान नहीं हो सकता, छंद रीति का, ठीक है। भिखारी दास ने कहा, काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें, ठीक है। तो काव्य की रीति जो है कई जगह सीखी हुई है, सुनी हुई है, और बहुलोक में बहुत सी बातें इसके बारे में होती हैं। तो भिखारी दास ने ये बात कही। दूल्हा कवि ने क्या कहा, थोड़े क्रम क्रमते कही, थोड़े क्रम ते कही अलंकार की रीत। दूल्हा कवि ने कहा कि अलंकार की रीति ये है कि क्रम से बात कही जाए, ठीक है, क्रम से बात कही जाए, ये अलंकार की रीति है। तो दूल्हा कवि ने अलंकार के बारे में बताया। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने इसके व्यापक अर्थ को देखते हुए उसका नाम रीतिकाल दिया था। तो रीतिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और उन्होंने ये बात कही कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, अतः इसे रस के विचार से कोई श्रृंगार काल भी कह सकता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी सीमा जो है 1700 से 1900 निर्धारित की थी। अगर ईस्वी की बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक ये निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ जो थे, उन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना था? आचार्य केशव दास को। विश्वनाथ ने केशव दास को माना था, ठीक है। और हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य जो थे वो कौन थे? केशव थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है, ठीक है। जो चिंतामणि जो लिखा है उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने रीतिकाव्य को जो चिंतामणि जो एक कवि का नाम है, चिंतामणि जो रीतिकाल के कवि का नाम है, तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाव्य परंपरा का प्रवर्तक माना, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना। तो केशव दास को आचार्य किसने माना था? एक तो आचार्य विश्वनाथ ने और एक डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं रीतिबद्ध कवियों के बारे में। और रीतिबद्ध काव्य पर ही आज हम रात के 10 बजे लाइव क्लास पर कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास में हम इसी पर कन्वर्सेशन करेंगे, रीतिबद्ध काव्य पर और रीति के विशेष फैक्ट्स जो हैं, जो मैंने अभी बताए हैं उन पर, ठीक है। तो देखिए, विषय की दृष्टि से रीतिबद्ध कवि 4 प्रकार के होते हैं। या तो वो सर्वांग निरूपक होते हैं, या वो रस निरूपक होते हैं, या अलंकार, या छंद, ठीक है। सर्वांग निरूपक जो कवि हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, जैसे कि चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु है, देव की शब्द रसायन है, भिखारी दास की काव्य निर्णय है, सोमनाथ का रस पीयूष निधि है, और जनराज का कविता रस विनोद है, ठीक है। ये सब सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। इनको सर्वांग निरूपक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सभी तत्वों के, काव्य के सभी तत्वों को, यानी कि रस, अलंकार, छंद, इन्हीं सभी तत्वों के बारे में बताया है। तो सर्वांग हो गया ना, क्योंकि सभी के बारे में बताया है, ठीक है। और देखिए, मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, ठीक है, ये भी सर्वांग निरूपक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, ठीक। दोस्तों, सिर्फ आप एक बार देख लीजिए वीडियो, बाकी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो अपने आप ही सभी कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो रीतिबद्ध कवि देख लेते हैं। इसके अलावा रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवि आपको अगर याद नहीं है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनकी ट्रिक्स देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कौन रीतिबद्ध, कौन रीतिसिद्ध और कौन रीतिमुक्त कवि है, ठीक है। काव्यशास्त्र की दृष्टि से केशव दास की रसिक प्रिया, देखिए, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिक और छंदमाला, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे, देखिए सबसे पहले रसिक प्रिया पर चलते हैं। रसिक प्रिया संवत 1648 में लिखी गई थी और ये श्रृंगार रस विवेचन है, ठीक है। ये रस विवेचन की जो है रचना है, ठीक है। इसमें 13 प्रकाश हैं, इसके जो खंड हैं उनको प्रकाश कहते हैं, और इसमें 13 प्रकाश हैं। इसमें श्रृंगार रस विवेचन है, 14वें में अन्य रस हैं, 15वें में वृत्तियाँ हैं, और अंतिम में काव्य दोषों पर विचार किया गया है, ठीक है। तो नायिका भेद का भी उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से रसिक प्रिया कैसी रचना हो गई? श्रृंगार रस से संबंधित, ठीक है। तो 13 तक इसमें श्रृंगार रस दिए हुए हैं, 14 और 15 में श्रृंगार रस नहीं है, 14वें में अन्य रस है और 15वें में काव्य दोष है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कवि प्रिया की ओर। देखिए दोस्तों, कवि प्रिया जो है संवत 1658 में लिखी गई थी। इस रचना का मुख्य उद्देश्य काव्यशास्त्र का ज्ञान देना है। तो इसमें 16 प्रकाश हैं, आप इतना ही याद कर लीजिए, बस 16 प्रकाश हैं। इसमें काव्य दोष, अलंकार आदि के विषय में
लिखा गया और 18 काव्य दोषों के विषय में बताया गया कवि प्रिया में। इसके बाद देखिए केशव ने विज्ञान गीता लिखी, ठीक है। विज्ञान गीता में क्या है, भक्ति और ज्ञान काव्य परंपरा के विषय में बताया गया है। वीर गाथा वर्णन में इन्होंने वीर सिंह देवचरित लिखी। सभी ट्रिक्स मेरी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। जहांगीर जस चंद्रिका लिखी इन्होंने, ठीक है, वीर गाथा वर्णन में। और प्रबंध काव्य परंपरा में इन्होंने रामचंद्रिका लिखी थी, ठीक है। चिंतामणि ने देखिए कवि कल्पतरु लिखी। इसमें उन्होंने सब काव्य के विषय में बताया, काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, जो कुछ भी आप काव्य के बारे में पढ़ते हैं ना अपने काव्य शास्त्र में, अलंकार, दोष, ध्वनि, इन सब के बारे में चिंतामणि ने कवि कल्पतरु में बताया था, ठीक है। कवि कल्पतरु में जो है दोहा शोठा का प्रयोग हुआ है और उदाहरण कवित्व जो है कवित्व सवैया में दिए गए हैं। और लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। चिंतामणि ने लिखी है कवि कल्पतरु और मम्मट का कहीं कहीं अनुसरण उन्होंने किया है। इसके बाद है चिंतामणि की रसविलास जो है, ठीक है। रसविलास जो है इसमें ये जो है वास्तव में भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का प्रभाव इसमें देखा जाता है, ठीक है। चिंतामणि का छंद विचार जो पेंगलम, प्राकृत पेंगलम के आधार पर लिखी गई है, ठीक है। चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी ये नायिका भेद का सुंदर और विशद ग्रंथ है, ठीक है। ये रसमंजरी भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है ये, ठीक। उसके बाद है कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु के समान सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। यानी कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है और जो चिंतामणि कृत कवि कल्पतरु है, ये दोनों सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं, ठीक है। इसमें सभी जितने भी काव्य के जो काव्य वेद, काव्य हेतु, काव्य शब्द शक्ति, ध्वनि गुण, ये सभी अलंकार वगैरह ये सभी उसमें जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, तो सभी के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य पर मम्मट के काव्य प्रकाश। देखिए कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा था, ठीक है। उसमें मम्मट के काव्य प्रकाश पर का प्रभाव है, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का और केशव के रसिक प्रिया का प्रभाव है। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अगर आपने मेरी ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी रचनाएं मैंने आपको वहीं याद करवाई हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं। कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था, ठीक है। हिंदी में नायिका भेद की प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि हैं, ठीक है। देवदत्त जो है वो सर्वोपरि माने जाते हैं नायिका भेद के संबंध में। फिर आगे चलते हैं। देव कवि ने काव्यांगों के वर्गीकरण और विवेचन को मौलिकता से परिचय दिया है इसका। इन्होंने संचारी भाव जो है 34 माने हैं। देव कवि ने कितने माने हैं? 34 माने हैं। और तात्पर्यावृत्ति की विशेष रूप से चर्चा की है। कुछ नवीन छंदों का आविष्कार भी किया है। देव की सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है? ये है भाव विलास, ठीक है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। और इसके अलावा देवकृत है शब्द रसायन, इसमें रस, गुण, अलंकार, छंद आदि का विवेचन किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर है देवकृत जाति विलास में अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। जाति विलास में क्या है? अनेक जातियों की, प्रांतों की, स्त्रियों का वर्णन है। देवकृत राग रत्नाकर में क्या है? ये संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देवकृत प्रेम चंद्रिका में क्या है? इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम महात्म का वर्णन किया गया है। देवकृत देव शतक क्या है? ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें ब्रह्म तत्व आदि के बारे में बताया गया है। देवकृत देव चरित्र जो है वो क्या है? वो कृष्ण के जीवन से संबंधित है, ठीक है। देव कवि का देवमाया प्रपंच ये क्या है? ये संस्कृत के प्रबंध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद है, ठीक है। अब आगे देखिए। अलंकार निरूपण में देव ने केशव को आदर्श माना है, ठीक है। केशव को आदर्श माना है देव ने, ठीक। और भिखारी दास का रस सारांश जो है वो रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस के अंगों और नायक नायिका भेद का निरूपण किया गया है। भिखारी दास का रस सारांश। सभी ट्रिक्स आप देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है मेरी प्लेलिस्ट में जाके। भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। काव्य निर्णय कैसा है? सर्वांग निरूपक काव्य। आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग निरूपक काव्य कौन सा है, रस निरूपक काव्य कौन सा है। भिखारी दास का जो छंदोर्णव पिंगल है, ये छंदों पर लिखा हुआ काव्य है, ठीक है। इसमें 15 तरंगों के मात्रिक वर्णिक छंदों का परिचय दिया गया है। और इससे पूर्व हिंदी में इतने विस्तार से छंदों का विवेचन किसी ने नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने भिखारी दास तक आपको रीतिबद्ध कवि सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। आप रीतिबद्ध कवि मेरी ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो और अगर मैं ले लेती तो शायद ये बन जाता। तो ये जो शेष बचा है, ये इसका वीडियो भी मैं अभी नेक्स्ट इसी के साथ ही अपलोड कर दूँगी दोस्तों। तो ये वीडियोज़ अगर आप देख करके लाइव क्लास में बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी से संबंधित हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको ग्वाल कवि के विषय में अगले वीडियो में बताती हूँ। तो आप इस तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए
और उसके बाद में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।